सत्य, सनातन, सद्भाव और संस्कृति का एक गहरा प्रतीक महाकुंभ 2025। नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आज नया सवेरा में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो गया और इस बार 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। और इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति के जो तमाम ग्रह हैं उनकी शुभ स्थितियां आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं। आस्था का अलौकिक संगम प्रयागराज से, जहां महाकुंभ 2025 की अगर बात की जाए, इसे महाकुंभ क्यों बोला जा रहा है, 144 साल बाद आया है और इस दौरान आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ पर पूर्णिमा, रवि योग, भद्रावास योग का निर्माण रहेगा और आज से 1 महीने के लिए ही कल्पवास की भी शुरुआत हुई है। एक तरफ जहां लाखों श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं पवित्र संगम में डुबकी लगाते हुए, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग संगम किनारे कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन करेंगे। हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को परिभाषित करती है। तो नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले और इन सभी खबरों को जानने से पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान से शुरू हुआ भव्य महाकुंभ, विदेशी भक्तों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में फ्लोटिंग पुलिस चौकी तैनात। महाशिवरात्रि तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। जम्मू कश्मीर में आज सोनमर्ग का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग का करेंगे उद्घाटन। जनसमूह को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली चुनाव में गरमाई झुग्गी की सियासत। उपराज्यपाल ने केजरीवाल से कहा, बंद करें झूठ बोलना, नहीं तो होगी कार्रवाई। आज सीलमपुर से राहुल गांधी शुरू करेंगे कांग्रेस का प्रचार। विदेश मंत्री के रूप में पहली बार डॉक्टर जयशंकर की आज से 2 दिवसीय स्पेन यात्रा। स्पेन के नेतृत्व और अपने समकक्ष से करेंगे द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। और खेल की खबरों में दिल्ली में आज से खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप। भारत नेपाल के बीच खेला जाएगा पहला मैच। 19 जनवरी तक 23 देशों की 39 टीमें लेगी हिस्सा। और आइए आप बात करते हैं नया सवेरा में सबसे पहले महाकुंभ से जुड़ी हुई। और जब बात महाकुंभ की हो तो आपका अपना दूरदर्शन आपके लिए विशेष तैयारी कर चुका है। दूरदर्शन की ओर से कैलाश खेर की आवाज में विशेष प्रस्तुति और इस गीत के जरिए आस्था, परंपरा, उत्सव के संगम को खूबसूरती से पिरोया गया है, जो महाकुंभ को परिभाषित दृष्टव्य करता है। आप भी इसका श्रवण कीजिए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है।
शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है। तो भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक ये मेला हर 12 वर्ष पर आयोजित होता है। लेकिन इस बार ये खास क्यों है? क्योंकि इस बार 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति के जो तमाम ग्रह हैं वो शुभ स्थिति बना रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये शुभ संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। इसके साथ ही महाकुंभ पर पूर्णिमा, रवि योग, भद्रवास योग का निर्माण भी रहेगा। आज से ही एक महीने के कल्पवास की भी शुरुआत होती है। एक तरफ जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग संगम किनारे कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन करेंगे। देखते हैं कैसी है श्रद्धालुओं के मन में आस्था महाकुंभ के प्रति। Very excited, and I always like coming here. It's very nice. I'm basically grew up in Mysore and now living in Germany and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. First time in India. Yeah. Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth. And seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples, have been absolutely amazing. होता है और एक इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में और कहीं इकट्ठी नहीं होती। और जो ये वाला महाकुंभ ये तो स्पेशल भी है, तो यहाँ पर जो भीड़ होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। और जितने ज्यादा लोगों को हम जान सके, समझ सकें, वो मेरे हिसाब से हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। ये महापर्व का संयोग 144 वर्ष में जो आया है, इसका हम लोग लाभ ले रहे हैं प्रयागराज में, और इसका महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को आसानी से स्नान लोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे संयोगवश हमें अवसर मिला, तो हम अपने परिवार के साथ आए हुए हैं यहाँ प्रयागराज स्नान करने महाकुंभ पर्व में। और यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी हो रही है कि हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी है साथ में, और हम दोनों लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत खुशी की बात भी है। Very excited, and I always like coming here. It's very nice. I'm basically grew up in Mysore and now living in Germany and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. First time in India. Yeah. Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth. And seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples, have been absolutely amazing. और महाकुंभ 2025 पर और ख़ास तौर पर पौष पूर्णिमा पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रामेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं प्रयागराज निचली गंगा घाट से, और अजय मिश्र जुड़े हुए हैं सोमेश्वर महादेव अरेल घाट से। आप दोनों से ही मुखातिब होंगे। सबसे पहले अजय आपके पास आना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं आस्था और इस संस्कृति के अलौकिक संगम की, जिसे हम महाकुंभ 2025 बोल रहे हैं, आज के पौष पूर्णिमा का जो ये अहम स्नान है, ये आध्यात्मिक अनुभूति के लिहाज से किस तरह से लोगों को परमानंद पहुंचा रहा है?
आंचल, जिस तरह से ये अत्यंत आनंद का क्षण है, जिस तरह से आपने बताया कि आज से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, कल्पवास की शुरुआत हो चुकी है। तो इस वक्त जो मैं खड़ा हूं ये है मेरे पीछे सोमेश्वर महादेव, और सोमेश्वर महादेव उन 7 स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो अगर आप प्रयाग की धरती पर आ रहे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले त्रिवेणी स्नान, और मेरे पीछे आप जो भक्त देख रहे हैं नागपुर से चल करके आए हैं, बसों में बैठ करके आए हैं और 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद वो पहुंचे हैं इस अरैल घाट पर। और सोमेश्वर महादेव ठीक मेरे पीछे हैं और मेरे ठीक सामने मैं दर्शन कर पा रहा हूं, यह है त्रिवेणी संगम, और यहां पर सभी त्रिवेणी संगम के स्नान के लिए जाते हैं। तो पहला स्थान है कि आपको यहां पर त्रिवेणी संगम का स्नान करना है और सभी लोग करते ही हैं। दूसरा, यहां पर द्वादश माधव यहां की रक्षा करते हैं, और द्वादश माधव में वेड़ी माधव है प्रधान, जो कि दारागंज में आपको दर्शन देंगे। और उसके बाद आता है ब्रह्मा द्वारा स्थापित सोमेश्वर महादेव, और आप जानते हैं कि आज पूर्णिमा है। सोमेश्वर यानी चंद्रमा के द्वारा स्थापित किया हुआ ये जो शिवलिंग है, जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था, और इसको विष्णु का क्षेत्र कहा जाता है, इस जहां पर सोमेश्वर महादेव मौजूद हैं। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं अपने इन तीर्थयात्रियों से जो लंबी दूरी तय करके आए हैं और यहां पर अपने पहले स्नान के लिए पहुंच चुके हैं। यहां और मां गंगा के बीच की दूरी सिर्फ मेरे ख्याल से 200-300 मीटर है, और इन्हीं से समझते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। भैया, कहां से आए आप? नागपुर से। नागपुर से आए। आप कितना समय लगा आपको पहुंचने में? यहाँ पे पहुंचने के लिए 1 घंटा लग रहा है अभी। ठीक है, और कितना चलना पड़ा आपको पैदल? हमें 3.5-4 किलोमीटर चलना पड़ा, साथ में लेडीज है, बच्चे लेकर माँ के इसके लिए आए कुंभ मेला के लिए। तो इस तरह से देखिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से की गई हैं कि यहाँ पर किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो मैं बता रहा था आपको, त्रिवेणी स्नान करना है, वेड़ी माधव का दर्शन करना है, सोमेश्वर महादेव का दर्शन करना है, उसके बाद भारद्वाज आश्रम का दर्शन करना है, नागवासुकी का दर्शन करना है जिन्होंने समुद्र मंथन में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, और अक्षयवट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वहां दर्शन करना है, और शेष भगवान का दर्शन करना है। 3-7 स्थानों पर दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व है, और कल्पवास की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपके और गंगा मां के बीच में नहीं आना चाहता। हर हर महादेव के नारे के साथ आप लोग जाइए और संगम में स्नान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अजय के पास वापस आएंगे हमारे साथ। जी आंचल जी, अजय आपके पास आप तो जुड़े हुए, साथ ही साथ दूसरी विंडो में मैं रामेंद्र को भी देख सकती हूँ। रामेंद्र, हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा का एक अटूट अंग कल्पवास रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। हम चाहते हैं कि जिस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत दूरदर्शन ने अपने कंधों पर ली है, और जिसको हम अब जो घर बैठे लोग हैं उनको भी दिखा रहे हैं, ये कल्पवास आखिर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उस सनातन संस्कृति के लिए जिसकी पाचन शक्ति बहुत अपार है। देखिए, महाराजा भागीरथ ने जब गंगा को उतारने का संकल्प किया था तो उनके पूर्वज जो भटक रहे थे, जिनकी आत्माएं भटक रही थी, उनको तारने के लिए मां गंगा को धरती पर उतारा था, और उसी को आज वो वही परिलक्षित हो रहा है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपने जो पाप है, जो मृत्युलोक में आके पाप हो ही जाते हैं, बहुत ऋषि मुनि हैं उनसे भी हो जाते हैं, तो उन पाप को यहाँ माँ गंगा में स्नान करने से वो पूरे पाप धो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। ये कल्पना है और ये हमारे विश्वास है, आस्था है कि ये माँ गंगा में जैसे हम इस अवसर पर जो महाकुंभ का अवसर है, इन तिथियों में अगर हम स्नान करते हैं तो इसका पूर्ण दोगुना हो जाता है। तो एक तो मोक्ष प्राप्त होगा, दूसरा पापों से मुक्ति होगी। कल्पवास की कल्पना भी इसी के साथ साकार होती है, और जो लोग आ रहे हैं महीने भर रहेंगे यहाँ, यही माँ गंगा के पानी से भोजन बनाएंगे, लकड़ियों में भोजन बनाएंगे। कुछ लोग टेंट लगा के रखे हैं, और बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो ये जो आस्था है, विश्वास है माँ गंगा के प्रति, हमारा जो ज्योतिष है उसके प्रति कि जो खगोलीय परिस्थितियां हैं उनमें जो स्नान करेंगे उनको बेहतर पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, उसी आस्था विश्वास के साथ आए। और इस सनातन धर्म है, इसमें आस्था के साथ जो भी आता है उसको प्रभु और माँ गंगा वापस करती है, पूर्ण देती हैं। आप जिस आस्था विश्वास के साथ यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको पूर्ण लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक और शुबह की बात नहीं है। आप आइए, आस्था के साथ माँ गंगा में डुबकी लगाइए और पूर्ण लाभ प्राप्त करिए, और सनातन संस्कृति को यहाँ जीवंत होते हुए देखिए। यह आम लोगों का कुंभ है, ये कोई दिव्य लोगों का कुंभ नहीं कि केवल दिव्य लोग हैं। अगर हम कैमरामैन से कहें जो लोग आ रहे हैं उनके अगर विजुअल दिखाएं, सामान्य लोग हैं, और इस सामान्य लोगों का कुंभ है। एक एक आदमी कहाँ से चल के आ रहा है, हर 15 मिनट में लगभग एक ट्रेन यहाँ आ रही है, बसों से आ रहे हैं।
बिल्कुल ये विहंगम और आप दृश्य देख रहे हैं सड़क जहां तक दिख रही है वहां तक लोग ही लोग हैं। बिल्कुल दर्शनार्थी हैं, तो ये श्रद्धालु स्थितियां हैं और ये सामान्य लोग हैं। ये कुंभ में इसलिए आ रहे हैं, यही भारत की एकता का प्रतीक है आंचल, और इसी को देख करके तमाम लोग खींचे चले आते हैं। ये अलौकिक है, अद्भुत है, मतलब इसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती आंचल। बिल्कुल इसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, इसीलिए हम जो ये रसपान अपनी आंखों से कर रहे हैं इन तस्वीरों का। अजय जुड़े हुए हैं। अजय, खास तौर पर जब भी हम ईश्वर की शक्ति का या उसकी आराधना का जिक्र करते हैं तो कहा जाता है कि ईश्वर आपको खुद चुनते हैं। तो ये मात्र संयोग नहीं, ये ईश्वरीय कृपा है कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं कार्मिक शक्ति भी है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये परिभाषित करती है कि सनातन संस्कृति के प्रति जो जीवटता है वो हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं। जी बिल्कुल आंचल, जिस तरह से आप जानते हैं सनातन संस्कृति के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें हरि और गुरु की सर्वोपरि सत्ता मानी जाती है, यानी भगवान और गुरु तत्व की सर्वोपरि सत्ता मानी जाती है। और हरि गुरु की ही कृपा होती है जब आप इस तरह के सुयोग का दर्शन कर पाते हैं। और त्रिवेणी प्रयागराज में आकर के आप पहले ही दिन, पौष पूर्णिमा के पहले ही दिन आकर के आपको स्नान का फल मिलता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि देश और दुनिया के तमाम हिस्सों से, कोने कोने से लोग आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, बहुत परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं होगी, माँ भवानी और भगवान शिव के रूप में आपके हृदय में नहीं, तब तक आप अपने अंदर भगवान को भी देख नहीं सकते। तो श्रद्धा और विश्वास का हुजूम ही लोगों को यहाँ तक तमाम परेशानियों के बावजूद लेकर के आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया तो यहाँ पर 3 वेदियों की स्थापना की। एक अरैल जो कि सोमेश्वर महादेव के पास में है, इस अरैल में एक वेदी की स्थापना की, झूसी में एक स्थापना की जो कि गंगा के उस पार है, और इस तरफ दारागंज में तीसरी वेदी की। तो 3 वेदियों पर 3 महायज्ञ किए गए थे और द्वादश माधव ने यहाँ पर आकर के रक्षा की थी। इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ सोमेश्वर महादेव, उसको विष्णु का क्षेत्र कहा जाता है। भारद्वाज ऋषि का आश्रम, चूंकि भारद्वाज जी स्वयं शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं तो वो शिव क्षेत्र कहा जाता है। और जो झूसी का प्रतिष्ठानपुर का इलाका है जो कि चंद्रवंशियों की राजधानी है, वो ब्रह्मा का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि ये संगम की धरती पर जो कल्पवास हमारे मित्र रामेंद्र जिस बात को कह रहे थे कि लोग 1 महीने तक, आज से लेकर के 12 फरवरी तक कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब यही होता है कि अपने आप षड विकारों को त्याग दीजिए, षड विकारों को स्नान करा दीजिए और फिर से एक नए कल्प, नया आपका कायाकल्प कर करके एक नए रूप में पूरी दुनिया के सामने आइए और अपने आप को, अपने अभिमान को विगलित करते हुए एक नई सृष्टि का निर्माण करिए अपने अंदर। तो इसके बहुत ही गहरे रहस्य हैं, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक दुनिया में उतरना पड़ेगा, तभी आप इसकी गहराई को और इसकी महत्ता को महसूस कर पाएंगे। अजय, आपने जो बात अंत में कही कि लगातार ये कहा जाता है कि भाई कुंभ जाना अपने आप में आध्यात्म की शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से आपने जो वाक्य किया उसी से सवाल ये है कि वो शुरुआत के साथ साथ आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी एक नया सफर होता है। और ये व्यक्तित्व निर्माण सात्विकता से ओतप्रोत हम देख पा रहे हैं, जिस श्रद्धा भाव के साथ, मतलब इस वक्त काफ़ी ठंड है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए एक बार भी हिचक नहीं रहे। यही धर्म की प्रति आस्था है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से लोग माँ गंगा के दर्शन करने के लिए दर्शन करके त्रिवेणी स्नान करके आ रहे हैं और उसके बाद सोमेश्वर महादेव के पहले ही दिन दर्शन करेंगे, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है इस महादेव का रहस्य। तो आप देखिए इस दिन की खूबसूरती कि पूर्णिमा का दिन है, चंद्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को। तो भगवान सूर्य और भगवान चंद्र के साथ पूरे कुंभ की कहानी जुड़ी होती है। और अमृत मंथन में, समुद्र मंथन के बाद में जो देवताओं ने अमृत की रक्षा की, उसमें सूर्य और चंद्र, बृहस्पति और शनि, इन 4 ग्रहों का, 4 देवताओं का अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इसको भी भुलाया नहीं जा सकता। आप तीर्थ में क्यों आते हैं? किसी भी तीर्थ जहां पर जल होता है, हमारे सनातन धर्म में जल को तीर्थ कहा गया है। और तीर्थ में जब कोई देवता या फिर कोई संत आते हैं तभी वो तीर्थ बनता है, क्योंकि संतों को भी तीर्थंकर कहा जाता है। आपने सुना ही होगा किसी भी परंपरा में जो कि सनातन के साथ जुड़ी हुई है। आपको 3 चीजें करनी होती हैं। तन की शुद्धि, जो कि यहाँ पर माँ त्रिवेणी में स्नान करने से होती है। और जिस तरह के कपड़े आप देख रहे हैं, जो कि आपको लग रहा होगा कि जितना हमारा हृदय कलुषित है, जितना काला है, जितना रंग इस जैकेट का काला है, उतने ही पाप अपने कलुषित हम लेकर के आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। तन की शुद्धि होती है स्नान से,
मन की शुद्धि होती है यहाँ पर संतों के साथ सत्संग करने से और अपने हृदय में श्रद्धा भक्ति भाव का उद्भव करने से। और तीसरी है, आपको धन की शुद्धि करनी है तो वहां पर दान का बहुत महत्व है। तो धन की शुद्धि, तन की शुद्धि और मन की शुद्धि, इन तीनों ही शुद्धियों के जरिए आप कल्पवास करते हैं, कायाकल्प करते हैं और जिसका आपने जिक्र किया है कि एक नए व्यक्ति के रूप में बाहर आते हैं। बिल्कुल, दान और पुण्य का जिक्र रामेंद्र से करते हैं। रामेंद्र, आज से ही दान पुण्य की महात्म को भी हम लगातार अपने इस मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं। खास तौर पर दुनिया भर के अखाड़ों से यहाँ पर संत मुनि ऋषि इकट्ठा हुए हैं और उनकी रिद्धि सिद्धि हम कह सकते हैं कि काफी लोकप्रिय है। दान पुण्य का महात्म हम आपके जरिए समझना चाहेंगे, खास तौर पर इस महाकुंभ 2025 की अगर बात की जाए तो। देखिए, दान की जो परिकल्पना है ये इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो आप उनको दान करोगे, इससे समानता का भाव पैदा होता है। आप यहाँ आइए, अगर कुंभ आए तो दान अन्न क्षेत्र इस तरीके से चलाया जा रहा है कि कोई भी यहाँ करोड़ों लोग आए हैं लेकिन कोई भूखा नहीं जाएगा। अगर भोजन प्राप्त करना चाहता है तो भोजन प्राप्त करेंगे। ये भी दान से चल रहे हैं, ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है ऋषियों संतों का अखाड़ों का, ये भी दान से चल रहे हैं। आज जहाँ यहाँ बहुत सारे लोग उस तरह के लोग हैं जो दान से ही उनके भोजन परंपरा चलती, उनकी घर की गृहस्थी चलती, ऐसे लोग भी यहाँ हैं। तो केवल कुंभ में नहीं, पूरे सनातन जहां जहां है वहां दान देंगे लोग। और ये पूरा महीना शिवरात्रि तक दान की परिकल्पना है। लोग दान करेंगे, जो जिसके मन में भाव है उस हिसाब से करेगा, जिसकी जो परिस्थितियां हैं उस तरह करेगा, लेकिन करेगा। आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं, देखिए भगवान राम जब यहाँ आए और जंगल के लिए गए, वन के लिए गए, तो उन्होंने जो बाछे बट है उसका दूध उन्होंने लगाया और अपने जो जटाएं हैं उनको यहीं से जंगल की तरफ मोड़ा कि अब जंगल के लिए जा रहे हैं, इनमें कंघी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने जो यहाँ के उनके मित्र हैं निषाद राज, उनसे मुलाकात की। देखिए, यहीं से जनसामान्य की यात्रा शुरू होती है, प्रयागराज से, जहां भगवान अपने सामान्य व्यक्ति से मिलते हैं। यही परिकल्पना कुंभ में है कि यहाँ साधु संत अखाड़े बड़े लोग आ रहे हैं। एप्पल की मालिक की पत्नी भी यहाँ है, लेकिन सामान्य वो लोग हैं जो अपने कंधों पर झोला टांगे हुए, बोरी रखे हुए महाकुंभ की धरती पर आए, माँ गंगा के स्नान के लिए आए हैं और वो भी दान के लिए आए। तो यही परिकल्पना है जो सनातन को जोड़े रहती, देश को जोड़े रहती, देश की ऐसे ही सिद्ध होती है। चल, बिल्कुल, समानता, समरसता और साथ ही साथ सद्भाव और संस्कृति का अलौकिक संगम महाकुंभ 2025। और आप दोनों से ये तमाम आध्यात्मिक जानकारियां, मुझे लगता है कि आज का दिन काफ़ी शुभ रहेगा उन तमाम दर्शकों के लिए जिन्होंने यहीं से बैठकर त्रिवेणी घाट के भी दर्शन किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है नया सवेरा में, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिल के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। आइए अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करने वाले हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे और टनल के निर्माण में शामिल श्रमिकों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। सोनमर्ग सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी, जो अभी सर्दियों के मौसम में कभी-कभी अवरुद्ध हो जाता है। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सोनमर्ग की बर्फीली घाटी में विकास, प्रधानमंत्री करेंगे सोनमर्ग टनल का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर वासियों में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल हैं। समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में संपर्क बढ़ाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। ये सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलकर पर्यटन, साहसिक खेल और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगी। अब ये टनल खुलने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी और 365 दिन आपके पास ये सड़क उपलब्ध होगी कि सोनमर्ग से लेके कश्मीर गंदरबल तक अगर पब्लिक जाना चाहे, लोग जाना चाहें तो उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। सारे ही जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री टनल के निर्माण में शामिल श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे। ठिठुरती ठंड में प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे और सोनमर्ग टनल के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। नवंबर में यहाँ पे बंद होता था, सीजन ऑफ होता था, उसके बाद जाके हमें यहाँ पे मार्च अप्रैल में वापस आना पड़ता था, यानी कि 6 महीने यहाँ पे बंद रहता था। उसकी वजह से यहाँ के जो बिजनेस ओनर्स है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। हम मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे कश्मीर में भी वैसे बहुत डेवलपमेंट हो रही है और अभी यहाँ पे हमारे सोनमर्ग में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जो सोनमर्ग ने ये विंटर में बंद रहते थे, अब जब टनल खुल जाए कल से बहुत भीड़ रहेंगी यहाँ। सोनमर्ग टनल एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें सोजिला टनल भी शामिल है। सोजिला टनल 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। दोनों टनल चालू होने के बाद श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच NH1 पर निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से रक्षा रसद बढ़ेगी। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसकी शुरुआत के बाद यहाँ एक तो टूरिज्म का सेक्टर बनेगा और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे फिलहाल काम चल रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, गांधरबल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए हैं। निशांत, यकीनन इस टनल के बनने से खास तौर पर जो दुर्गम इलाके हैं सोनमर्ग से आगे जाने वाले, वहां तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी ताकि वो निर्बाध हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं एक ग्रीन फ्लैग है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद से सबसे पहले जो किस्मत का दरवाजा खुलेगा वो सोनमर्ग का खुलेगा, क्योंकि सोनमर्ग इस मौसम में, जिस समय आज मैं सोनमर्ग में खड़ा हूं, वहां पर इस पूरी तरीके से ये बंद हो जाता है और यहां पर स्थानीय नागरिक भी नीचे की ओर चले जाते हैं। लेकिन इस टनल के बन जाने के बाद से स्थानीय नागरिकों से जैसे कि हमने बात की तो उन्हें काफी खुशी है। उनकी होटल इंडस्ट्री और तमाम चीजें जो है बहुत तेजी से तरक्की करेंगी। और अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो सोनमर्ग में जो विंटर स्पोर्ट्स है उसके लिए इसको डेवलप करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये टनल सबसे पहले अगर किसी का भाग्य बदलेगी तो सोनमर्ग का बदलेगी, और इसके बाद अगर बात की जाए तो ले जाने के लिए एक तरीके से ये माइलस्टोन साबित होगा और ले के लिए खासकर सर्दियों में ये रास्ता एक बेहतर कनेक्टिविटी का काम करेगा। इसके बाद एक प्रोजेक्ट है जोजिला, जो कि वो भी बहुत तेजी से
चल रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि वो भी बहुत जल्दी जनता को सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद हम कह सकते हैं कि श्रीनगर से लेह की दूरी कम हो जाएगी। और आज फिलहाल श्रीनगर से सोनमर्ग एकदम करीब आ चुका है। इस टनल के बाद ऑल वेदर रोड है, ये किसी भी मौसम में अब लोग सोनमर्ग पहुंच सकते हैं, और जो कि आज से ठीक 1 साल पहले कल्पना करना भी मुश्किल था कि इस मौसम में सोनमर्ग आखिर कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी तरीके से बर्फ की चादर में ढका हुआ इलाका है। सड़कें भी कुछ इसी तरीके से हो जाती थी जिससे कि यहां पर वाहन नहीं चल पाते थे, लेकिन आज इस टनल के उद्घाटन के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो सोनमर्ग है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी ये खूबसूरती, अब इसका दीदार हर कोई कर सकेगा इस मौसम में। इस टनल के माध्यम से लोग अपनी गाड़ियों के माध्यम से जो है वो सोनमर्ग तक आ सकेंगे। और कहा जा सकता है कि होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स, सोनमर्ग एक बड़ा हब बनने जा रहा है, और ये हब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति में तो योगदान देगा ही देगा, बल्कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का बखान विश्व में किया जाता है उसमें 4 चांद लगाने का काम और करेगा। बिल्कुल। और सोनमर्ग की हम बात करें, गुलमर्ग हो या फिर पहलगाम, ये मौसम की वजह से कहीं ना कहीं बंद कर दिए जाते थे और सैलानियों को काफ़ी निराशा से लौटना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑल वेदर टनल कहीं ना कहीं ये एक समाधान के रूप में, और ख़ास तौर पर जो आम जनता है वहाँ पर, जिसके लिए पर्यटन के लिहाज से निर्वहन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी आज बहुत ज़रूरी पल। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। सीधे सोनमर्ग से बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां कोयम्बटूर इकाई की आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस द्वारा एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 31 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। शनिवार रात को की गई इस कार्रवाई में पाया गया कि बांग्लादेश से आए ये लोग अवैध रूप से तिरुपुर और कोयम्बटूर जिले में काफी समय से रह रहे थे। इन बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। जांच में पता चला कि उनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसे। इन लोगों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग कर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर तिरुपुर में रह रहे थे। ये लोग खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर कपड़ा फैक्ट्री और अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे थे। दिल्ली पर अब झुग्गी को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती को लेकर दिल्ली एलजी पर कुछ आरोप लगाए, तो उपराज्यपाल का भी जवाब आ गया। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल को चेतावनी दी कि अगर वो झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। केजरीवाल का कहना है कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज बदल दिया, जबकि उपराज्यपाल का कहना है कि डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज बदला और ना ही डीडीए ने कोई बेदखली या तोड़फोड़ का नोटिस दिया है। केजरीवाल जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर को डीडीए की बैठक में केजरीवाल के 2 विधायक मौजूद थे। उनको सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय पर झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आखिर कल शकूर बस्ती में क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं। 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दंगल में आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री होगी।
राहुल गांधी आज शाम को दिल्ली के सीलमपुर में एक जनसभा करेंगे। राहुल की रैली कांग्रेस की पहली बड़ी रैली होने वाली है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित भी आज डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के चुनावी अभियान से पहले कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए चुनावी माहौल बनाने में जुट गई। दिल्ली चुनाव में अभी तक केवल दिल्ली कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर थी, जबकि केंद्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के एक्स हैंडल से दूरी बनाई गई। लेकिन अब दोनों तरफ से खुलकर बैटिंग शुरू हुई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को झूठा बता रही है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें मोहन सिंह बिष्ट का नाम है। उन्हें मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया। बीजेपी के 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा। इसी वजह से बिष्ट की सीट इस बार मुस्तफाबाद हुई है। अभी तक बीजेपी ने अपने 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। क्योंकि 17 जनवरी तक नामांकन भरने का समय है, लिहाजा जल्द पार्टी अपने बाकी 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। और इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए कई पोस्टर जारी किए। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए हाल ही में एक पोस्टर जारी किया, जिसमें विवादास्पद शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल के इस्तीफे का मजाक उड़ाया गया है। पोस्टर में शराब और बियर की दुकानें, भीड़ भरे पानी के टैंकर, प्रदूषण, यमुना में जहरीला झाग, दिल्ली में बाढ़ और तमाम ऐसे मुद्दों को दिखाया गया। वहीं इसके जवाब में आपने भाजपा नेताओं को निशाना बनाते हुए पोस्टर जारी किए हैं। और अब बात ठंड से जुड़ी हुई। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर और मध्य पश्चिम भाग में ठिठुरन भरी ठंड जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के अलग अलग स्थानों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। इसके अलावा राजस्थान में मध्य रात्रि के बाद सुबह सवेरे घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने इन राज्यों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं कोहरे का सीधा असर विजिबिलिटी पर भी पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया। इसके अलावा हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग आश्रय घरों में रात बिता रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्पेन के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर स्पेन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वहीं स्पेन के विदेश मंत्री मैनुअल एल्वारेज से द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा एस जयशंकर स्पेन में राजदूतों के 9वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही स्पेन में रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बतौर विदेश मंत्री ये यात्रा उनकी पहली यात्रा रहेगी स्पेन के लिहाज से। वक्त एक ब्रेक का है। सवेरा में ब्रेक के पार जानेंगे आकर कि इस बार अखबार की सुर्खियों में खास क्या है आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिल के जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद हमारी पसंद हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या। इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा कहाँ है। मूंगफली वाला हूँ,
मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और हमारी सहयोगी शैला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ रूम के स्टूडियो से। शैला, क्या कुछ खास आप समेट कर लाई हैं आज अखबार जगत से हमारे दर्शकों के लिए? सुप्रभात आंचल, शुक्रिया। दरअसल आज अधिकतर समाचार पत्रों ने जो पहली सुर्खी लगाई है वो प्रयागराज के महाकुंभ से जुड़ी हुई है। तो सिलसिलेवार तरीके से पहले कुछ अखबारों की सुर्खियां बता देते हैं। जो पहली सुर्खी है जनसत्ता में वो है संत समागम के लिए सजा संगम, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, 35 करोड़ श्रद्धालुओं की जुटने की आशा। तो राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि संगम की रेत पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ आज से। वहीं हरिभूमि लिखता है कि हमारे सारे पुण्य फलें, चलो महाकुंभ चलें। वहीं दैनिक जागरण लिखता है कि 144 वर्ष बाद महायोग युक्त महाकुंभ का श्री गणेश, आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान। इसी तरह से तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी यही सुर्खी है। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर सोमवार को यानी कि आज पौष पूर्णिमा की पुण्य डुबकी लगाए जाने के साथ ही 144 वर्ष बाद ये जो महायोग बन रहा है, इसके पूर्ण महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। पौष पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से शुरू हुई, लेकिन श्रद्धालुओं ने रविवार आधी रात से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के साथ विभिन्न घाटों पर स्नान करना जो है वो शुरू कर दिया। और महीने भर का कल्पवास भी अब शुरू हो गया है इसी के साथ ही। और मंगलवार को मकर संक्रांति पर अमृत स्नान पर्व का जो अनूठा संयोग जोड़ रहा है ये बहुत खास है। दोनों ही स्नान पर्वों के एक साथ पड़ने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठंड है, बूंदाबांदी है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से श्रद्धालुओं का आने का जो तांता लगा हुआ है वो अपने आप में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में प्रवचन और वेद की ऋचाओं की गूंज है। तो इस अधिकतर समाचार पत्रों ने इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। वहीं लोहड़ी और मकर संक्रांति को लेकर भी लोगों का उत्साह है। खुशियों का पर्व है लोहड़ी और इसे लेकर दिल्ली में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। खरीदारी से को लेकर बाजार जो हैं वो भी गुलजार नजर आ रहे हैं। और जहां पर पहली लोहड़ी है जिन घरों में, वहां पर अधिक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सामुदायिक भवनों में भी विशेष तरह के इस पर आयोजन किए जा रहे हैं। एक और खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में स्किल बेस्ड कोर्सेज यूजीसी से इसकी मंजूरी मिल गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन और ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड में से किसी भी मोड में स्किल बेस्ड कोर्सेज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। असेसमेंट मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई ढिलाई ना हो, इसके लिए भी कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाइब्रिड मोड में चलाए जाने वाले कोर्सेज में ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह की क्लासेस होंगी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होंगे और जिनकी अवधि इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज की 3 से 6 महीने के बीच की होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर जो है पुल और राजमार्गों के नेटवर्क को पुख्ता करने से जुड़ी हुई है। इससे पूर्वोत्तर की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने पुलों और सुरंगों और नेशनल हाईवे का जाल बिछाकर पूर्वोत्तर की सीमाओं को सुरक्षित करने का एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले एकमात्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चौक यानी कि चिकन नेक को समाप्त करने के लिए नया कॉरिडोर बनेगा। सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 15,520 किलोमीटर का नया रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है। तो इस नए कॉरिडोर के काफी सारे फायदे भी होने वाले हैं। पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला ये तीसरा हाईवे होगा। तीनों हाईवे आपस में जुड़ेंगे और इससे आपात स्थिति में भी पूर्वोत्तर से किसी भी प्रकार का जो संपर्क है वो नहीं टूटेगा। रफ्तार भी तेज होगी। मौजूदा 2 हाईवेज जो हैं उन पर थोड़ा बोझ भी कम होगा।
एक और खबर आपको बता दें, ये अच्छी खबर है। आम बजट में सीमा शुल्क माफी योजना आ सकती है। दरअसल मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में कारोबारी सुगमता के उद्देश्य से सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती हैं। सरकार का एक उद्देश्य इस मुकदमेबाजी में कमी लेकर आना है। अनुमान यह है कि अकेले सीमा शुल्क से संबंधित 40,000 से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लंबित हैं। तो ऐसे कस्टम से जुड़े मुकदमों की संख्या कम करने पर सरकार विचार कर रही है। तो फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही। आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया शैला, इनने कम समय में अखबारों की सुर्खियों को हम तक अलग अलग क्षेत्रों से समेट कर लाने के लिए। तो अखबारों की दुनिया के बाद आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। देखते हैं वर्ल्ड रैप। ब्राजील के मिनास गेरेस के एप्टिंगा में हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 7 लोगों की मौत। 80 मिलीमीटर बारिश के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से आपदा की स्थिति करनी पड़ी घोषित। इटली के पिडमॉन्ट क्षेत्र में हुए हिमस्खलन में 3 स्कीयर्स की मौत। जब इटली स्विट्जरलैंड सीमा पर पुंटा वॉलग्रांडे का पूर्वी भाग बर्फ की चपेट में आया, हिमस्खलन में 5 स्कीयर्स दबे। दो बचे लोगों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति चुनाव रद्द होने से नाराज हजारों रोमानियाई लोगों ने बुखारेस्ट से मार्च निकाला। मांग की मतदान होना चाहिए। निवर्तमान मध्य मार्गी राष्ट्रपति क्लास योहानिस को इस्तीफा देना चाहिए। इजरायली हमले में गाजा के बुरेद शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी घर को निशाना बनाया गया। फिलिस्तीनी चिकित्सकों के अनुसार रविवार को गाजा शहर में एक शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हुई। मेक्सिको ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग पर काबू पाने में लगी टीमों की मदद के लिए अग्निशमन कर्मियों की एक टीम कैलिफोर्निया भेजी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विनाशकारी आग ने भारी नुकसान किया। यहां के लॉस एंजलिस के पश्चिमी हिस्से में पैसिफिक पैलिसेड्स में आग ने सब कुछ बर्बाद किया। आग की चपेट में आने की वजह से इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। और अब बात कारोबार जगत की, अंदाज रहेगा फटाफट। वित्त मंत्रालय ने जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई। 2024 में विस्तार के साथ भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 218 गीगावाट। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा। एशिया प्रशांत क्षेत्र की शीर्ष 50 कंपनियों का मार्केट कैप 2024 में बढ़कर $8.1 ट्रिलियन, सालाना आधार पर यह 20% से ज्यादा का इजाफा है। अदानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में अपने पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का किया ऐलान। विस्तार के साथ छत्तीसगढ़ की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। महाकुंभ 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन यानी $200 अरब का आर्थिक लाभ। 2025 में भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की बाहर आने वाली है। वर्तमान में 100 कंपनियों ने सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर लेटर दाखिल किए, जिनमें से कई को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, कईयों को मंजूरी का है इंतजार। लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ खुल रहा है आज से। 15 जनवरी तक आम निवेशक इसमें बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 407 रुपए प्रति शेयर से लेकर 428 रुपए प्रति शेयर किया गया। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से। खो खो का पहला वर्ल्ड कप आज से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। भारतीय पुरुष टीम आज उद्घाटन समारोह के बाद नेपाल के खिलाफ करेगी अभियान की शुरुआत। खो खो वर्ल्ड कप में 23 देशों के कुल 39 जो टीम्स है वो हिस्सा लेने वाली है। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप ए में नेपाल, पेरू, ब्राजील, भूटान के साथ, जबकि महिला टीम ग्रुप ए में ईरान, मलेशिया और कोरिया साथ हैं। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च में शुरू होने वाले आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम का कप्तान घोषित किया गया। भारत के सुमित नागल पुरुष सिंगल स्पर्धा के पहले दौर में चेक गणराज्य के टॉमस समाचेक से लगातार
सेटों में हार कर ऑस्ट्रेलियाई ओपन से वो बाहर हुए। सुमित नागल, टॉमस मचैक से 6-3, 6-1, 7-5 से हारे। मौजूदा चैंपियन आर्याना सबैलेंका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता झेंग किनवेन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल के अपने पहले मैच में रोमानिया की 20 वर्षीय क्वालिफायर एका टुडोनी को 7-6, 6-1 से हरा दिया। खबरें जान लेते हैं ग्लैमर वर्ल्ड से अंदाजे फटाफट में। आर माधवन, कीर्ति कुल्हाड़ी की फिल्म हिसाब बराबर ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 24 जनवरी को होगी रिलीज। जयदीप अहलावत की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पाताल लोक पार्ट 2 17 जनवरी को ओटीटी प्राइम वीडियो पर होने वाली है रिलीज। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की फिल्म देवा का नया गाना भसड़ मचा रिलीज हो गया। फिल्म 31 जनवरी को होगी रिलीज। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया स्टार फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। अमन देवगन की फिल्म आजाद 17 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार। जुनैद खान और खुशी कपूर की फिल्म लव्यापा 7 फरवरी को आएगी थिएटर्स में। शहनाज गिल की नई फिल्म एक कुड़ी के साथ वो देंगी दस्तक। फिल्म 13 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दलजीत दोसांझ की अगली फिल्म पंजाब 95 फरवरी में होनी रिलीज। फिल्म मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष पर आधारित। इंडो जापानीज एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ द प्रिंस राम 24 जनवरी को सिनेमाघरों में 33 साल के बाद रिलीज की जाएगी। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर ने थर्ड डे लगभग 17 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद मूवी का कुल कलेक्शन 89 करोड़ के पार। और नया सवेरा में अब देखते हैं मिजाज मौसम, क्या है तापमान आपके शहर में। तो संस्कृति, सद्भाव और सभ्यता की अटूट डोर, चलो आओ महाकुंभ की ओर। और क्योंकि हमने नया सवेरा की शुरुआत ही महाकुंभ की खबर से की थी, तो इस अंक का अंत भी हम महाकुंभ से ही करेंगे। दरअसल आज सुबह 7:30 बजे तक करीबन 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया, जो अपने आप में एक बड़ा सुखद आंकड़ा है। तो आप भी देखिए त्रिवेणी संगम पर गंगा आरती की ये मनमोहक झलक। और हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप टीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Thank you.